नमस्कार, आप सब लोगों का भारतीय राजपूत क्लासेस में स्वागत है। आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 कक्षा 6 का, है ना? विरोध कक्षा 7 का पाठ 7 विरोध और विद्रोह का समय, ठीक है? पिछले पाठ में आपने पढ़ा कि बादशाह अकबर ने 50 सालों तक शासन करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर सन 1606 से 1627 तक और उसके बाद जहांगीर का बेटा शाहजहां 1627 से 1658 तक बादशाह रहे। ठीक है। के काल में दिल्ली का लाल किला जो था, जामा मस्जिद और ताजमहल का निर्माण हुआ। किसने निर्माण हुआ? सन 1657 में बादशाह शाहजहां बीमार पड़ा और उसके बेटेदार को औरंगजेब शाह शुजा और मुराद बादशाह बनने के लिए आपस में युद्ध करने लगे। बीमार है तो चलो हम कौन राजा। तो इस युद्ध में औरंगजेब ने अपने सभी भाई पराजित कर दिया और वह सन 1658 में यानी कि एक बादशाह बन गया। उसने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया और कैद में 8 साल के बाद शाहजहां की मृत्यु हो गई, है ना? औरंगजेब के शासन साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किसके समय विस्तार हुआ? औरंगजेब के काल में। कई समय उससे भी क्या हुआ कि बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। किसको? औरंगजेब को। छत्तीसगढ़ में प्राचीन शासन पद्धति ही प्रचलित थी क्योंकि यहाँ पर किसी मुगल सूबेदार के शासन करने का उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, वहाँ पे किसी भी मुगल का कोई शासन हुआ है या कोई सूबेदार शासन चल रहा था, ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता। यानी प्राचीन शासन पद्धति पहले से चली आ रही थी, वही चल रही थी। किसानों जमींदारों का विद्रोह। शाहजहां और औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य के किसानों की हालत काफी बिगड़ने लगी थी। पूरे साम्राज्य यानी कि शाहजहां और जो औरंगजेब थे वो लोग ढंग से साम्राज्य चला नहीं पा रहे थे और किसान की हालत ज्यादा खराब हो रही थी। पूरे साम्राज्य पर आर्थिक भार उन्हीं पर पड़ रहा था। सेना का खर्च, लाल किला, ताजमहल जैसी इमारतों के निर्माण का खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि किसान पर लगान का बोझ बढ़ने लगा। किसान ही तो सब चीज करते थे ना। अकबर के समय किसानों को सरकारी लगान के अलावा गांव के जमींदार, मुखिया, पटवारी आदि भी किसानों से वसूली करते थे। क्योंकि बताओ, ये हाल था। जब लगान ज्यादा हो जाता था तब किसान या तो गांव छोड़कर चले जाते थे या फिर शासन के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। औरंगजेब के समय कई विद्रोह हुए जिनमें किसानों की सक्रिय भूमिका थी। जैसे मथुरा के पास के जाट किसानों का विद्रोह, अलवर के मेवाती लोगों का विद्रोह, पंजाब के सतनाम पंथी व सिखों का विद्रोह, बुंदेलखंड के बुंदेलों का विद्रोह, अफगानिस्तान के रोशनियाइयों का विद्रोह। इतने विद्रोह हुए थे। इनमें आमतौर पर स्थानीय जमींदारों ने किसानों का साथ दिया था, है ना? जमींदार जो थे, जमींदार चाहते थे कि वे स्वतंत्र राजा बने, इसलिए उन लोगों ने किसानों का साथ दिया। किसानों व जमींदारों ने मुगल साम्राज्य की जो जड़ें थी वो लाकर रख दी थी, है ना? भाई किसान ही तो मेन था। अब वही विद्रोह करने लगेगा तो जड़ तो हिलेगी ही। तो अब जागीरों की कमी देखिए। मुगल शासन में अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी लेकिन सभी अमीरों के लिए पर्याप्त जागीरें नहीं थी। अब सबको जमीन जायदाद सब चाहिए ना। जागीरों की कमी के कारण जागीरदारों में असंतोष होने लगा और अनुशासनहीनता बढ़ने लगी। जागीरदारों के सामने आय संकट का भी दबाव था, है ना? कि बहुत से संकट भी हो रहे थे ना कि इसको मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तो कंपटीशन बहुत था। इस समस्या से बचने के लिए जागीरों के अंदर ही खेती बढ़ावा दिया जा सकता था कि जागीरदारों को बढ़ सके। तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारी जागीर है उसी के अंदर खेती को बढ़ावा देंगे तो हमारे जागीरदारों का के तो जागीरदारों की इस काम में रुचि नहीं थी। लेकिन जो और जागीरदार थे उनको इससे रुचि नहीं थी क्योंकि जागीरदारों का तबादला होता रहता था। वह उन्हें हमेशा जागीर को छीनने का डर भी बना रहता था। उनको ये कि तबादला हुआ, जागीर छिन जाएगी तो कैसे करेंगे, ऐसा हाल था। मतलब उनके अंदर डर बैठा ही रहता था कि अरे यार, या तो जागीर छिन जाएगी, ठीक है, और या तो हम आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। जमीन छिन जाएगी, तबादला हो जाएगा तो कैसे करेंगे। तो साम्राज्य कैसे बढ़ा? औरंगजेब के सामने जागीर की कमी से निपटने की एक और रास्ता था। वह अपने राज्य को बढ़ाना और दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिलाने का एक ही रास्ता बचा। मुगल के पूर्व में अहोम राजा थे जो कि वर्तमान असम राज्य में है ना? जो अहोम राजा था वो कहाँ था? आज के डेट पे असम राज्य में। औरंगजेब अमीर मिल जुमला ने अहोम राजा को हराया और उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन जो मीर जुमला के मरने के बाद असम मुगलों के हाथ से निकल गया। अब क्या हुआ कि क्या किया, हरा दिया और राज्य ले लिया।
देखिए जब मीर जुमला नहीं रहा तो असम वालों मतलब असम राज्य में जिसने मुगल अपना कब्जा रखा था, मुगल का कब्जा वहां से हट गया। मुगल साम्राज्य के दक्षिण में दो महत्वपूर्ण राज्य बीजापुर और गोलकुंडा थे। औरंगजेब ने 1687 तक इन दोनों राज्यों को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1687 में औरंगजेब जीत तो गया था, लेकिन उसे जल्दी ही पता लग गया था कि बीजापुर तथा गोलकुंडा को जीतने से उसकी कठिनाइयां ज्यादा बढ़ गई हैं। यह औरंगजेब के जीवन का आखिरी और सबसे कठिन समय था। इसे उसे इन जीते हुए राज्यों के अधिकारियों को अपने पक्ष में, अब जीत तो लिया है ना, लेकिन उसको अपने पक्ष में करना है। पक्ष में करने के लिए जागीरें भी देनी है, जिसकी उसके पास ऑलरेडी से समस्या है। परंतु इस समय राज्यों से जितनी लगान आमदनी होती थी, उतना ही वहां के अमीरों पर खर्च भी हो जाती थी, है कि नहीं। इस तरह इस विजय से कुछ खास फायदा नहीं हुआ और पुराने अधिकारियों के लिए जागीर की कमी बनी ही रही। फिर क्या हुआ, जोधपुर और मेवाड़ का विद्रोह हुआ। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के बाद औरंगजेब, जो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह थे के बाद औरंगजेब उसके बेटे की जगह किसी और को वहां का राजा नियुक्त करना चाहता था। ठीक है, लेकिन राठौड़ वंश के राजपूत को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, तब उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर। औरंगजेब क्या सोच रहा था कि जो राजा था उसका बेटा राजा ना बने, कोई और राजा बने, तो उसने विद्रोह कर दिया वहां के राजा के उसने। तो जिसमें उसे मेवाड़ उदयपुर के राणा का भी सहयोग मिला, जो मेवाड़ के राजा थे ना उदयपुर, उनका भी सहयोग मिला। यहाँ तक कि औरंगजेब के निर्णयों से नाखुश होकर उसके बेटे ने भी इन राजपूतों का साथ दिया। बोले कि मैं भी खुश नहीं हूँ, ये तो गलत है। अपने बेटे को ना बना के किसी और को बना के दे रहा था। तो इसके बाद जो युद्ध हुआ उसमें राजपूतों की हार तो हुई, मगर वो बहुत लंबे समय तक लड़ाई करते रहे। ठीक है, शिवाजी और मराठा राज्य। मराठे महाराष्ट्र के पश्चिमी पहाड़ी भागों के रहने वाले कुशल योद्धा थे। ठीक है, पश्चिमी साइड में बीजापुर और गोलकुंडा जैसे दक्षिणी राज्यों में मराठा सरदारों के ऊंचे पद मिले हुए थे। जो उधर का एरिया था वहां पे जो सरदार थे उनको ऊंचे पद मिले हुए थे। ऐसे ही एक सरदार शाहजी भोसले और उसकी पत्नी जीजाबाई का बेटा शिवाजी भी था, जिनको भी पद मिला था। शिवाजी एक स्वतंत्र मराठा राज्य बनाना चाहते थे। उनको ये था कि एक स्वतंत्र मराठा राज्य होना चाहिए। शुरू में शिवाजी ने मराठा जमींदारों को हराकर उनके क्षेत्र व किलों पर अपना कब्जा कर लिया, अधिकार ले लिया। फिर बीजापुर के सुल्तान से लड़ते रहे और अंत में बीजापुर के सेनापति अफजल खान को मारकर एक महत्वपूर्ण विजय पा ली। और इससे क्या हुआ कि जो गोलकुंडा था, जो उधर का एरिया था बीजापुर का, वो उनके अंडर आ गया। इसके बाद शिवाजी का सामना मुगलों से हुआ। शिवाजी ने मुगल सेनापति को भी हराकर अपमानित कर दिया। फिर उसने मुगल साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र यानी सूरत पर भी कब्जा कर लिया, जो उनका मेन एरिया था। औरंगजेब ने शिवाजी को काबू में लाने के लिए राजा जयसिंह को भेजा कि अब तुम जाओ। जयसिंह ने शिवाजी को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने व आगरा जाकर बादशाह के सामने प्रस्तुत होने पर राजी किया प्रस्तुत होने पर राजी किया। दरबार में शिवाजी के स्वतंत्र व्यवहार से नाराज होकर औरंगजेब ने उसे बंदी बना लिया। ठीक है, अब शिवाजी उनके राज्य में प्रस्तुत होने गया है दरबार में, तो उसने क्या चालाकी करी, उसने क्या किया, उसे बंदी बना लिया। गुस्सा हो गया कि स्वतंत्र दिख रहा है। लेकिन शिवाजी लेकिन शिवाजी अपनी लेकिन शिवाजी अपनी बुद्धिमत्ता से बाहर निकलने में सफल हो गए और वापस महाराष्ट्र पहुंच गए। और फिर क्या किए, वापस वो महाराष्ट्र आ गए कि चालाकी से बच के निकल के भाग गए और आ गए। शिवाजी लगातार मुगलों से लड़ते रहे। मुगल सेना से लड़ने का उनका तरीका अनोखा ही था। वह मुगलों से सीधा युद्ध नहीं करते थे। उनका अचानक तेजी से हमला करते और नुकसान पहुंचाकर वापस पहाड़ी किलों में छुप जाते थे। इस तरीके से वो हमला करते थे। इस युद्ध को छापामार युद्ध कहते हैं। युद्ध के इस तरीके से वे बड़ी से बड़ी सेना को भी हरा सकते थे। चुपचाप गए, अचानक से आए, हमला किए, उसके बाद वापस जाके रहने लगे। तो शिवाजी ने सन 1674 में खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर छत्रपति की उपाधि धारण कर ली। शिवाजी ने सुदूर दक्षिण में, यानी कि दक्षिण का जो एरिया था सुदूर, वहां में तमिलनाडु तक अपना राज्य फैला लिया। और 1680 में, यानी कि जब उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, उससे 6 साल बाद 1680 में उनका देहांत हो गया। मगर मराठा और औरंगजेब के बीच जो संघर्ष था वो चलता ही था। औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। औरंगजेब एक रूढ़िवादी मुसलमान था और चाहता था कि वह मुगल साम्राज्य इस्लाम के नियम कानून से चले, है ना, मतलब एकदम से मुस्लिम धर्म ही मानना है ऐसा। ठीक है, अकबर ने मुगल साम्राज्य को एक मिला जुला स्वरूप दिया था कि उन्होंने सब धर्म को समान मान्यताएं दी थी। लेकिन औरंगजेब जो थे, उनका ये कहना था कि औरंगजेब था उसका ये था कि नहीं, एक ही नीति होगी, मैं राजा तो मेरा धर्म। लेकिन औरंगजेब ने इस नीति को स्वीकार नहीं किया। सबसे पहले उसने दरबार में गैर इस्लामी परंपराओं को बंद कर दिया कि जो भी इस्लाम से रिलेटेड परंपरा थी वही रहेगी और उससे अदर नहीं रहेगी। उसने संगीत, चित्रकला, दूसरे धर्मों के त्योहार को मनाना आदि सब बंद करवा दिया।
फिर कुछ सालों बाद उसने कई ऐसे कदम उठाए जिससे दूसरे धर्म के लोगों को चोट पहुंची, उनको तकलीफ हुई। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर फिर से लागू करवा दिया। उसने कई प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ने का भी आदेश दे दिया। हम लोगों ने कई सारी चीजें सुनी भी है ना, देखी भी, आज को सारी चीजें दिखती हैं। औरंगजेब के समय किसानों व जमींदारों का विरोध तीव्र हो गया था और मनसबदारों को देने के लिए जागीरों की कमी भी हो गई थी, ये हमने पढ़ा है। ऐसे में मुगल साम्राज्य संकट से गुजर रहा था। औरंगजेब चाहता था कि कट्टर नीतियों को अपनाकर, यानी कि कठोर नियम अपनाए और अपने मुसलमानों को वो अपने साथ रख सकेगा, कठोर नियम अपनाएगा तो। औरंगजेब की इस नीति से मुगल साम्राज्य को नुकसान ही हुआ, क्योंकि यह साम्राज्य कई धर्मों के लोगों के सहयोग से बना था। शायद इसी बात को स्वीकार करते हुए औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों और मठों को दान भी दिया था। उज्जैन के महाकाल मंदिर और चित्रकूट के राम मंदिरों में ऐसे दान के आदेश आज भी देखे जा सकते हैं कि औरंगजेब ने दान दिया था। एक बार सूरत शहर के एक काजी के विरोध में सारे हिंदू व्यापारी शहर छोड़कर चले गए। सूरत शहर के एक काजी हैं थे, उनके विरोध में सारे हिंदू व्यापारी शहर छोड़कर चले गए थे। हिंदू व्यापारी लोग कि हो गया, अब जाएंगे यहाँ से। इससे व्यापार भी ठप हो गया। तब औरंगजेब ने उन व्यापारियों को पत्र लिखकर आश्वासन दिया कि अब उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी, यानी कि उनके धर्म की रक्षा की जाएगी। यही नहीं, और भी नियम बदलने। हाँ, जब जनता ही विद्रोह करेगी तो राजा क्या करेगा। कट्टर नीतियों के बावजूद उसके दरबार के सर्वोच्च पदों पर जय सिंह और जसवंत सिंह जैसे कई हिंदू भी थे। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू अमीरों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। जो औरंगजेब का शासन था उसमें हिंदू अमीर की संख्या बढ़ रही थी। अकबर के समय में कुल 30 हिंदू अमीर थे, जबकि शाहजहां के समय 98 हिंदू अमीर थे। लेकिन औरंगजेब के समय हिंदू अमीरों की संख्या 182 हो गई थी, और इसमें सबसे ज्यादा कौन थे? राजपूत और मराठा ही थे। इन सब बातों से पता चलता है कि औरंगजेब ने साम्राज्य के हित में बहुत सी अलग अलग नीतियां भी अपनाई थी, जिससे साम्राज्य का हित हो। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसके बाद उसका उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। कई जमींदारों ने विद्रोह किया और अपने स्वतंत्र राज्य बना लिए कि नहीं, ये मेरा राज्य है। जैसे मराठा राज्य बना, जाट जमींदारों ने भी एक राज्य घोषणा स्थापना कर ली और पंजाब के सिख भी स्वतंत्र हो गए। हैदराबाद, बंगाल और अवध प्रांत के सूबेदारों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। ये सभी नाम के लिए स्वयं को मुगल बादशाह के अधीन मानते रहे, यानी कि इनका ये है कि हम तो भैया चलो दिखाने के लिए तुम्हारे अंडर में, लेकिन काम तो अपने हिसाब से करेंगे। और वास्तव में स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। इस तरह विशाल मुगल साम्राज्य टूटकर बिखर गया। छत्तीसगढ़ में इस समय रतनपुर और रायपुर राज्य में, और जब इस समय अकबर का काल चल रहा था उस समय छत्तीसगढ़ में रतनपुर और रायपुर में कलचुरी राजा राज कर रहे थे। कलचुरी शासकों के संबंध में आप पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं, पहले भी हमने कलचुरी शासकों के बारे में पढ़ाया है ना। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये सिर्फ आपको स्कूल नोट्स के अलावा ना आपको सीजीपीएससी के प्री के लिए परीक्षा, पटवारी परीक्षा, हॉस्टल अधीक्षक परीक्षा, इसमें हमें क्या है, छत्तीसगढ़ का पढ़ना ही पड़ता है 10वीं 12वीं तक। तो ये सारी चीजें हैं। कई बार क्या होता है, हम चीजों को बुक में पढ़ते हैं तो हमें जल्दी याद नहीं होती है, खुद में हम सोचते रहते हैं। बट अगर हम किसी चीज को सुन लेते हैं या कोई और पढ़ा देता है तो वो चीज हमें कहानी के तौर पे याद हो जाती है और हमेशा भूलते नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको आपके बहुत से एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। सो मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे ये वीडियोस पसंद करेंगे, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे।